हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स डिसलेक्सिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिसलेक्सिया को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिसलेक्सिया इज ए लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स। हाँ, ये ऑप्शन सही है। जो डिसलेक्सिया है वो एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि भाषा को समझने की स्किल को प्रभावित करती है और साथ साथ रीडिंग स्किल्स को भी डिसलेक्सिया प्रभावित करती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, डिसलेक्सिया ओनली इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल विद बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। देखिए, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो डिसलेक्सिया है वो एवरेज से नीचे के आईक्यू के बच्चों को प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है डिसलेक्सिया प्राइमरीली अफेक्ट मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से मोटर स्किल को और हमारे कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। डिसलेक्सिया जो है वो मेनली रीडिंग स्किल्स या फिर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को प्रभावित करने वाला एक लर्निंग डिसऑर्डर है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट आर 4 मेन स्किल्स अफेक्टेड बाय डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में प्रभावित होने वाली 4 मुख्य स्किल्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्प्रेक्सिया के बारे में जाना है कि डिस्प्रेक्सिया होता क्या है। यह प्रेक्सिया वर्ड से बना है जिसका मतलब है प्रैक्टिस या फिर प्लानिंग, यानी कि हमारे किसी काम को प्रैक्टिस करने में कमी या फिर किसी काम को प्लानिंग से पूरा करने में जो है कमी होती है। सो इसका आंसर होगा 3। फाइन मोटर स्किल्स डिस्प्रेक्सिया में प्रभावित होंगी, ग्रोस मोटर स्किल्स भी प्रभावित होंगी, मोटर प्लानिंग और साथ साथ में जो है कोऑर्डिनेशन भी प्रभावित होगी। सो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, ना कि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन से। सेकंड ऑप्शन है इंप्रूविंग कैपेसिटी फॉर वर्क एंड अचीविंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, क्योंकि देखिए वोकेशनल स्किल्स या फिर जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे जॉब से या फिर हमारे वोकेशनल या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स से रिलेटेड है। सो ये सेकंड ऑप्शन इसका हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इज ट्रीटिंग पैथोलॉजी एंड रिलीविंग सिम्टम्स। थर्ड ऑप्शन भी कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनहैंसिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलबींग। फिजिकल फिटनेस भी कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल या फिर मेडिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इन्होंने पूछा है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का प्राइमरी गोल क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन होगा सेकंड, वर्क प्लेस और अचीविंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज ए की स्ट्रेटजी फॉर करिकुलर एडेप्टेशन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर CWSN। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जो CWSN बच्चे हैं उनको इंक्लूसिव क्लासरूम में उनके करिकुलम को एडेप्ट करने के लिए मुख्य स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस ऑन साइट सपोर्ट टू टीचर्स बाय स्पेशलिस्ट। हाँ, ये आंसर हो सकता है क्योंकि जो क्लास टीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत है, कहीं ना कहीं उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है स्पेशलिस्ट के द्वारा, ताकि वो इंक्लूसिव क्लासरूम में कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा सकें या फिर उनके करिकुलम को एडेप्ट कर सकें। यूटिलाइजिंग, सेकेंड ऑप्शन है यूटिलाइजिंग स्टैंडर्डाइज टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, अगर क्लासरूम है और स्पेशली इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसमें कि डाइवर्स बच्चे बैठे होंगे, अलग अलग एबिलिटी के बच्चे बैठे होंगे, हो सकता है कि किसी एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग हो या दूसरे बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो दूसरे तरीके का हो, तो उस हिसाब से जो है टीचर को अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स या फिर अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कोई बच्चा एक मेथड से सीखता है तो कोई दूसरा बच्चा दूसरे मेथड से सीखता है, तो एक स्टैंडर्डाइज टीचिंग मेथड नहीं होना चाहिए, तो एक मेथड नहीं होना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन भी कहीं ना कहीं गलत है। थर्ड ऑप्शन है एक्सक्लूजन ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम एडेप्टेशन प्रोसेस। करिकुलम को हमने एडेप्ट करना है और उसमें हम पेरेंट्स को ही ना लें, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेग्रीगेशन ऑफ CWSN फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, तो सेग्रीगेशन यानी कि हमने बच्चे को अलग थलग नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस ऑन साइट सपोर्ट टू टीचर्स बाय स्पेशलिस्ट्स।
Question number 5 is, what is a major challenge faced by mainstream school teacher in addressing the need of children with disabilities, including those with hearing impairment? देखिए मेजर चैलेंज क्या होता है मेन स्ट्रीम स्कूल टीचर्स के लिए या फिर नॉर्मल टीचर्स के लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाते वक्त। फर्स्ट ऑप्शन इज इन सफिशिएंट टीचिंग मटेरियल। हाँ, ये आंसर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो टीचिंग मटेरियल है वो इनसफिशिएंट हो, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो। एक्सेसिव वर्कलोड भी इसका ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम स्कूल टीचर है उसके पास काम काफ़ी ज़्यादा हो, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो, इसीलिए वो जो स्पेशल बच्चे हैं CWSN या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित बच्चे हैं उनको ज़्यादा टाइम न दे सकें। थर्ड ऑप्शन इज लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये ऑप्शन भी हो सकता है कि क्लासरूम में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंचेस नहीं है, लाइट नहीं है, बोर्ड नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज लिमिटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये देखिए चारों के चारों इसमें ऑप्शन जो है सही है, लेकिन हमें जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो देखना है। तो इसका आंसर फोर्थ हो सकता है कि लिमिटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम स्कूल टीचर्स की बात हुई है, नॉर्मल टीचर्स की बात हुई है, उनको क्या दिक्कत हो सकती है इंक्लूसिव क्लासरूम में HI बच्चे को पढ़ाते वक्त। तो हो सकता है कि जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल का जो टीचर है उसके पास रिसोर्सेज न हो, उसके पास ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ना हो बच्चों को पढ़ाने का। तो बेस्ट सुटेबल आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर क्रूशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। इंक्लूसिव क्लासरूम में इनमें से अच्छी शिक्षा देने के लिए कौन सा फैक्टर इनमें से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एजुकेशनल कंटेंट। हाँ, जो है कंटेंट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वो अवेलेबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर। जो विद्यार्थी हैं या जो लर्नर हैं, हमें उनके करंट लेवल का या फिर उनकी स्पेशल नीड की बच्चे की जरूरत क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है एक्सेस टू टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल तक भी एक्सेस होनी चाहिए, बच्चे की भी और टीचर की भी। ऑप्शन नंबर 3 इज एक्सक्लूसिविटी ऑफ टीचिंग मेथड फॉर डिफरेंट लर्नर्स। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी इस तरीके का ऑप्शन आया था कि डिफरेंट लर्नर्स हैं, डाइवर्स लर्नर्स हैं, अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव मेथड नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं पढ़ाते वक्त लर्निंग स्टाइल्स के, उनके लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एसोसिएटेड कंडीशन क्या है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो कि ASD के बच्चों में ASD के साथ साथ यह एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 विच फिंगर स्पेलिंग सिस्टम प्रीडोमिनेट्स इन इंडियन साइन लैंग्वेज थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द इंडिया। यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज में इनमें से कौन से फिंगर स्पेलिंग सिस्टम का यूज होता है? देखिए सिंपली अगर जब हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हम अपने दोनों हाथों का उसमें यूज करते हैं। सो 2-हैंडेड सिस्टम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is which of the following is an important component of communication behavior that is assessed in autistic children। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे में कम्युनिकेशन बिहेवियर का कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड किन चीजों में जो है बच्चे को दिक्कत आ सकती है ASD से ग्रसित बच्चे में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विजुअल एक्विटी। देखिए जो विजुअल एक्विटी होती है वो कहीं ना कहीं विजन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। ग्रोस मोटर स्किल्स सेकंड ऑप्शन, दैट इज रिलेटेड टू मोटर कोऑर्डिनेशन। सो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने कम्युनिकेशन बिहेवियर से रिलेटेड, कम्युनिकेट करने या फिर सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड कंपोनेंट को पूछा है। थर्ड ऑप्शन इज कलर रिकॉग्निशन, जो कहीं ना कहीं विजन या फिर हमारे परसेप्शन या फिर एक्विजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फोर्थ ऑप्शन इज वर्बल फ्लुएंसी, यानी कि बोलते वक्त हमारी जो स्पीच है वो फ्लुएंट है या नहीं है, बच्चा फ्लुएंटली बोल पाता है या नहीं बोल पाता। अगर उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ कैन टीचर एनहांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स विद कोग्निटिव डिसेबिलिटी। जो कोग्निटिव डिसेबिलिटी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का इनमें से तरीका कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवॉइडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर फॉर इंस्ट्रक्शन। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का और सॉफ्टवेयर का या फिर असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन इज ऑफरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, peer assistance and using technology as instructional tool। हाँ, टेक्नोलॉजी को हमें पढ़ाते वक्त यूज करना है। पीयर असिस्टेंट भी होना चाहिए कि क्लास में जो और दूसरे पीयर ग्रुप के बच्चे हैं वो भी स्पेशल बच्चे को जो है पढ़ाएं। ऑफरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हाँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। सो इसका सेकंड जो है आंसर होगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो फोकसिंग सोलली ऑन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन विदाउट पीयर इंटरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पे फोकस करना विदाउट पीयर इंटरेक्शन। देखिए, पढ़ाते वक्त कहीं ना कहीं पीयर की भी इंटरेक्शन जरूरी है, सहपाठी के साथ भी जो है बच्चे की इंटरेक्शन होनी चाहिए सीखने के लिए। फोर्थ ऑप्शन इज बाय लिमिटिंग हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ये तो सेकंड ऑप्शन का बिल्कुल अपोजिट है कि हमें लर्निंग बाय डूइंग या फिर लर्निंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं सिखाना चाहिए बच्चे को, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रीनेटल फैक्टर इज नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। प्रीनेटल फैक्टर्स इनमें से कौन से हैं जो कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो प्रीनेटल होते हैं 0 से लेके बच्चे के बर्थ तक, यानी कि जब मदर ने बच्चे को कंसीव किया तब से लेके बच्चे के जन्म होने से पहले तक का जो पीरियड है वो प्रीनेटल पीरियड होता है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्री मैच्योर बर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डज इट मीन टू बी ए मल्टीमोडल कम्युनिकेटर। एक मल्टीमोडल कम्युनिकेटर यानी कि या फिर एक मल्टीमोडल वक्ता का क्या मतलब है। बीइंग अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन ए सिंगल मोड। एक सिंगल मोड में प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट न कर पाने की क्षमता, नहीं, ये सही नहीं है। कम्युनिकेटिंग सोलली थ्रू साइन लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ साइन लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करना, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है यूजिंग ओनली वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ एक ही तरीके से कम्युनिकेट करना, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा हैविंग मल्टीपल वेज टू कम्युनिकेट मैसेज को कन्वे करने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज करना, ये ही मल्टीमोडल कम्युनिकेटर से रिलेटेड एस्पेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ डज हियरिंग इम्पेयरमेंट इम्पैक्ट द एकेडमिक एंडेवर ऑफ चिल्ड्रन particularly इन लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटीज। लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज में हियरिंग इम्पेयरमेंट किस तरीके से बच्चे के एकेडमिक एंडेवर को प्रभावित करेगी। एकेडमिक एंडेवर यानी कि बच्चे की शैक्षिक क्षमता, उसको किस तरीके से जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटी में बच्चे को प्रभावित करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इट अफेक्ट्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन। हाँ, ये आंसर हो सकता है कि यह बच्चे के भाषा को समझने और उसको एक्सप्रेस करने की स्किल्स को प्रभावित कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन इज इट इम्प्रूव्स रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज। देखिए, बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे के रीडिंग और राइटिंग स्किल एबिलिटीज को इम्प्रूव करेगी, वो कहीं ना कहीं बाधा होगी बच्चे के रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज में। इट एनहांस लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स, भाषा को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें भी कहीं ना कहीं यह बाधा डालेगी, उसको एनहांस नहीं करेगी। सो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज इट हैज नो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसका कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे या फिर बच्चे के शैक्षणिक क्षमता पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। सो इसका बेस्ट आंसर होगा फर्स्ट, इट अफेक्ट्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 16 इज एट व्हाट एज डज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बिगिन टू मैनिफेस्ट। यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस टाइम पीरियड के बीच में बच्चे के अंदर होता है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिफोर द एज ऑफ 3, 3 साल से पहले यह कभी भी जो है बच्चे के अंदर डायग्नोस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सजेस्टेड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग बिहेवियर इन स्टूडेंट विद कोग्निटिव डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे में इनमें से कौन सी मैनेजिंग बिहेवियर की तकनीक नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट रूटीन्स एंड क्लासरूम रूल्स। हाँ, हमें जो है बच्चे के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी से जो है हमें बच्चे को क्लासरूम के रूल्स और फिर रूटीन्स की डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं क्लासरूम से रिलेटेड उनको सिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोग्राम लाइक पीयर ट्यूटोरिंग एंड बडी सिस्टम, यानी कि पीयर ट्यूटोरिंग के साथ सहयोगी शिक्षा से रिलेटेड कहीं ना कहीं है कि क्लास में जो उसका सहपाठी है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे को सिखाएगा उसके सपोर्ट से। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन इज टीचिंग सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स सच एज आस्किंग फॉर हेल्प एंड एक्सप्लेनिंग नीड्स। सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स यानी कि बच्चा जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही कहीं ना कहीं उसकी डिमांड करेगा, दूसरों से उसकी मदद मांगेगा, खुद दूसरों से मदद मांगने की कोशिश करेगा, या फिर अपनी जरूरतों को खुद ही बच्चा एक्सप्लेन करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन इज इग्नोरिंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स टू रेनफोर्स देम। देखिए बच्चे के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना है। ये फोर्थ ऑप्शन गलत है और यही आंसर होगा, क्योंकि हमें अगर बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है तो हम उस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को टास्क के रूप में ले सकते हैं। उस पर हम लगातार शेपिंग करेंगे बच्चे के बिहेवियर को, रेनफोर्समेंट देंगे और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम शेप करके अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कहीं ना कहीं लाने की कोशिश कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा फोर्थ, इग्नोरिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू रेनफोर्स देम। हमें बच्चे के बिहेवियर को, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज एएसी स्टैंड फॉर इन स्पेशल एजुकेशन। देखिए फिर से सिंपल क्वेश्चन है। एएसी की फुल फॉर्म पूछी है, दैट इज ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन।